हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके एक सब्जेक्ट्स फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। इससे के पहले के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो है आपका प्रेशर एंड इट्स मेज़रमेंट। तो बात हम करेंगे प्रेशर एंड इट्स मेज़रमेंट। इस पूरे जितनी भी क्लासें होंगी उसमें हम अब ये डिस्कस करेंगे कि जो प्रेशर है उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, प्रेशर के क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं किसी भी फ्लूइड के ऊपर, और प्रेशर की क्या क्या यूनिट्स होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो प्रेशर का मेज़रमेंट है वो कैसे किया जाता है, किस किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो। चलिए सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि जो प्रेशर है, किसी भी फ्लूइड के प्रेशर को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेशर को। तो एक सिंपल अगर हम मैथमेटिकली देखें तो जो प्रेशर होता है, प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया। मतलब अगर हम इसको डिफाइन करें, इट is normal force exerted by fluid per unit area। मतलब पर यूनिट एरिया में फ्लूइड जितना फोर्स एक्सर्ट करता है उसे को हम बोलते हैं प्रेशर। मैथमेटिकली अगर हम बात करें प्रेशर को हम P से डिफाइन करेंगे, इट इज़ फोर्स डिवाइड बाय एरिया। और अगर यूनिट की बात करें तो इट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। काफ़ी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। और मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करें तो इट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया और इसकी जो यूनिट होगी वो आपकी होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे हम और भी प्रेशर की जो यूनिट्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी हाल फिलहाल ये देखने की ज़रूरत है कि जो मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें F/A, आप इसको कई बार देख चुके हो, किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी आप इसको डिस्कस करते हो। जैसे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें तो जो स्ट्रेस है उसको भी आप डिफाइन करते हो फोर्स अपॉन एरिया से। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो प्रेशर है और स्ट्रेस है वो एक ही चीज़ है। मैथमेटिकल फॉर्मूला इन दोनों का सेम हो सकता है लेकिन जो सिग्निफिकेंस है वो दोनों का अलग अलग हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जो प्रेशर है और स्ट्रेस है हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला एक है लेकिन जो सिग्निफिकेंस है, जो उनके बिहेवियर हैं वो अलग अलग हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो डिफरेंस की बात करें, अगर हम कहें डिफरेंस इन प्रेशर एंड स्ट्रेस, तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेशर की और एक तरफ हम बात करें स्ट्रेस की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रेशर है, सबसे पहला इसमें चेंजेस ये होगा कि हम पहले भी पढ़ते हैं कि जो स्ट्रेस है वो आपकी इंटरनल फिनोमिनन है। मतलब जो स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस आप पहले भी पढ़ चुके हो। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इधर आपने एक फोर्स P अप्लाई किया, यहाँ एक फोर्स P अप्लाई किया, तो ये जो इंटरनल इसके मॉलिक्यूल्स हैं उनके अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें, तो कई सारे पार्टिकल्स हुए। इधर हम बात करें क्रॉस सेक्शन की तो यहाँ पर भी कई सारे पार्टिकल्स हुए। तो ये जो है, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये इस प्रेशर या इस फोर्स P को अपोज करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, और इसी प्रकार से ये जो आपके अणु मॉलिक्यूल्स हैं वो इसका अपोज करेंगे इस दिशा में। तो ये जो आपकी इंटरनल फोर्सेस को हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये आपकी स्ट्रेस कहलाती है। यहाँ से देखने से लगता है कि ये स्ट्रेस है, इट इज़ इंटरनल फिनोमिनन, लेकिन जब बात की जाती है प्रेशर की, जो प्रेशर है वो आपका एक्सटर्नल फिनोमिनन होता है। तो सबसे पहला ही है इट इज़ एक्सटर्नल फिनोमिनन, और स्ट्रेस की बात करें इट इज़ इंटरनल फिनोमिनन। सबसे पहला इसका डिफरेंस है एक्सटर्नल और इंटरनल फिनोमिनन। दूसरी अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर हमेशा जो होगा इट इज़ ऑफ कंप्रेसिव नेचर। मतलब प्रेशर है वो हमेशा कंप्रेसिव नेचर का रहेगा, लेकिन जो स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव भी हो सकती है, टेंसाइल भी हो सकती है, वो शेयर भी हो सकती है, आपने पढ़ भी चुके हैं। तो सबसे दूसरा इसका जो डिफरेंस है इट इज़ कंप्रेसिव इन नेचर और इट इज़
इट इज़ कंप्रेसिव, टेंसाइल एंड shear etc इन नेचर। ये तो एग्जाम्पल दिए, लेकिन जो प्रेशर है वो केवल और केवल आपका कंप्रेसिव नेचर का होगा। और जो थर्ड इसमें डिफरेंस हम दिखाते हैं, थर्ड डिफरेंस आपका होता है कि जो प्रेशर है इट कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड, मतलब प्रेशर को आप डायरेक्टली मेज़र कर सकते हो, लेकिन जो स्ट्रेस है इट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, मतलब उसको हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते। हम अभी भी पढ़ेंगे डायरेक्टली कैसे करते हैं। कि अब हम एक एग्जांपल की बात करें, प्रेशर, जैसे पाइप में किसी भी फ्लो होता है किसी भी लिक्विड का, तो प्रेशर को नापने के लिए हम गेजेस वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो डायरेक्ट आपको प्रेशर की वैल्यू बताता है, लेकिन जो स्ट्रेस है उसको हम डायरेक्ट मेज़र नहीं कर सकते। स्ट्रेस को मेज़र करने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रेन को कैलकुलेट करना होता है। सपोज़ हम एक एग्जांपल की बात करें, स्ट्रेन मतलब आपकी, सपोज़ आपने एक फोर्स लगाया, उसमें लेंथ में चेंजेस आए, तो स्ट्रेन कैलकुलेट किया जाता है, और यंग मॉडुलस की सहायता से, उसकी हेल्प से हम स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन डायरेक्ट आप स्ट्रेस कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रेशर है इट कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड। तो तीसरा बात करें, इट कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड, और इसकी अगर बात करें, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड। तो बेसिकली जो स्ट्रेस की बात करें और जो प्रेशर की बात करें, उनमें ये डिफरेंसेस हैं जो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला या यूनिट की बात करें तो सेम है, लेकिन जो इनका सिग्निफिकेंस है वो दोनों का अलग अलग है। तो ये तो अभी हाल फिलहाल बात है कि प्रेशर को समझने की, जो प्रेशर को कैसे हम फील कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन से हम कैसे फील कर सकते हैं, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो प्रेशर है उसको आप किस किस तरीके से डिफ़ाइन करते हो, या स्टैटिक फ्लूइड के लिए प्रेशर का क्या होता है, इंपॉर्टेंस है, या टाइप्स ऑफ प्रेशर की अगर हम बात करें, कितने प्रकार के प्रेशर हम डिफ़ाइन करते हैं उसके बारे में। तो प्रेशर को अगर हम थोड़ा और समझने की कोशिश करें, सपोज हम एक एग्जांपल लें स्टैटिक फ्लूइड का, तो स्टैटिक फ्लूइड के केस में उस पर कोई भी शियर फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन उसके ऊपर हम नॉर्मल फोर्स यानी प्रेशर ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। और अगर हम बात करें देयर इज़, हम कहें अगर देयर इज़ नो शियर फोर्स ऑन स्टैटिक liquid but there can be normal force, और वो किस वजह से होता है, प्रेशर की वजह से, but there can be normal force on static liquid। मतलब अगर वो स्टैटिक लिक्विड है वो टेंसाइल या वो शियर फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर सकता। फ्लूइड की डेफिनेशन या कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करते हैं, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट रेजिस्ट द शियर फोर्स या शियर स्ट्रेस, बट इट कैन रेजिस्ट द नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल स्ट्रेस या प्रेशर की बात करें। बात की जाती है कि मोहर सर्कल, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल में हम डिस्कस करते हैं मोहर सर्किल। तो अगर बात की जाए कि स्टैटिक फ्लूइड के लिए जो मोहर सर्किल है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो मोहर सर्किल के केस में हम क्या करते थे, हम दो एक्सिस लेते थे। एक एक्सिस पे आपकी स्ट्रेसेस होती थी, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा, और दूसरे एक्सिस पे आपकी शियर स्ट्रेस टाउ होती थी। तो अगर हम एक स्टैटिक फ्लूइड की बात करें, स्टैटिक फ्लूइड की अगर हम बात करें, अभी हमने डिस्कस किया था कि स्टैटिक फ्लूइड के केस में शियर फोर्स की वैल्यू आपकी होती है 0, तो टॉ इक्वल टू 0 फॉर स्टैटिक फ्लूइड। तो मतलब जो आपका सर्किल होगा वो इसके एंटर इस लाइन पे होगा। और दूसरी अगर हम बात करें, मतलब जो रेडियस होगी सर्किल की, क्योंकि जो टॉ है वो आपको एक रेडियस डिनोट करता है सर्किल की, तो रेडियस आपकी 0 होगी। तो एक पॉइंट होगा स्टैटिक फ्लूइड के लिए, मोहर सर्किल हमेशा एक पॉइंट होता है, और वो पॉइंट कहाँ होगा। दूसरी बात करें कि स्टैटिक फ्लूइड पे केवल और केवल एक नॉर्मल फोर्स लगता है, और वो नॉर्मल फोर्स भी किस नेचर का होगा, कंप्रेसिव नेचर का। हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो प्रेशर है इट इज़ ऑफ कंप्रेसिव इन नेचर। तो कंप्रेसिव की बात करें तो यहाँ टेंसाइल और यहाँ पे कंप्रेसिव, तो कहीं जितनी वैल्यू होगी तो ये एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट में क्योंकि आपकी जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होने से रेडियस 0 हो गई। तो अगर हम एक एनालिसिस करें फॉर स्टैटिक फ्लूइड, मोहर सर्किल इज ए पॉइंट, जो मोहर सर्किल होगा वो एक पॉइंट को डिनोट करता है, और वो पॉइंट आपका इस डायरेक्शन में होगा, और इसी को हम बोलते हैं मोहर सर्किल।
तो ये तो और हमने प्रेशर को एक्सप्लेन किया कैसे हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो टाइप्स ऑफ प्रेशर है उसमें किस किस प्रेशर को हम जानते हैं, हम समझते हैं कि कौन कौन से प्रेशर यूज़ होते हैं। तो बात हम करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में। तो अभी हमें एक्सप्लेन करना है टाइप्स ऑफ प्रेशर। तो सबसे पहले अगर हम प्रेशर की बात करें तो सबसे पहला आपका प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस प्रकार से डिफ़ाइन कर सकते हैं? काफ़ी बार हमने सुना है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एक सिंपल अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ फोर्स एक्सर्टेड बाय एनवायरमेंटल मास पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे आसपास जो भी एनवायरमेंटल मास है वो पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स एक्सर्ट करता है उसे ही हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, द फोर्स एक्सर्टेड बाय environmental mass per unit area is known as एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब इसको हम डिनोट करते हैं PATM, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन आता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप किससे मेज़र करते हो, तो हम इस प्रेशर को बैरोमीटर से मेज़र करते हैं। इट इज़ मेजर्ड बाय बैरोमीटर। और वैल्यूज़ की बात करें जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो होगी, इट इज़ इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके आसपास जो भी एनवायरमेंटल मास है वो कितना फोर्स आपके पर यूनिट एरिया पे एक्सर्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बैरोमीटर से हम इसको मेज़र करते हैं। तो ये तो हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरे प्रेशर की बात करें तो दूसरा प्रेशर है आपका गॉस प्रेशर। दूसरा प्रेशर की बात करें तो उसको हम बोलते हैं गॉस प्रेशर। इसको P गॉस से दिखाते हैं हम इस तरह से। और इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? गॉस प्रेशर को आप डिफ़ाइन करते हो द प्रेशर विच इज़ अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या द प्रेशर विच इज़ मेजर्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन इज़ नोन एज गॉस प्रेशर। तो इसको हम डिफ़ाइन करते हैं द प्रेशर which is measured from atmospheric pressure is known as gauge pressure, मतलब उसके रेफरेंस में अगर प्रेशर को आप मेज़र करते हो तो उसे हम बोलते हैं गॉस प्रेशर। क्योंकि जितनी भी हम प्रेशर मेज़रमेंट होता है तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में नापना होता है, तो उससे कितना ज़्यादा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप ज़्यादातर देखोगे तो गॉस प्रेशर का यूज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि एनवायरमेंटल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा आपका कांस्टेंट रहता है। तीसरे अगर हम प्रेशर की बात करें, तीसरा प्रेशर आपका होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। तीसरा प्रेशर आपका होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, P एब्सोल्यूट। इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? द प्रेशर विच इज़ मेजर्ड फ्रॉम जीरो लाइन। मतलब शुरू से अगर आप इनिशियल से आप मेज़र कर रहे हो किसी भी पॉइंट के प्रेशर को, या जीरो लाइन से हम प्रेशर को मेज़र करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। इसको हम बोलते हैं द प्रेशर मेजर्ड फ्रॉम जीरो लाइन is known as absolute pressure, तो ये तो हमने डेफिनेशन की बात की कि जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आपका जो गॉस प्रेशर है, या आपका जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, उसको कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं। इसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनमें रिलेशंस कैसे होता है। रिलेशंस के ऊपर कई सारे सिंपलेस्ट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम अभी इसके बाद रिलेशन की बात करें, और रिलेशन से ही आपको समझ में आएगा कि ये तीनों प्रेशर एक्चुअल में हैं क्या। तो चलिए उसको हम देखते हैं कि इन तीनों में जो रिलेशन है उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं।
तो इन तीनों प्रेशर में हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन को हम कैसे समझ सकते हैं, एक इस तरह से हम रिलेशन की बात करें। सपोज़ हमने वैल्यूज़ को दिखाने के लिए, ये आपकी जीरो लाइन है, प्रेशर वो हम यहाँ अगर दिखाएं तो सपोज सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, उसकी वैल्यू आपके पास फिक्स है, सपोज 1.013 × 10⁵ तो ये कोई वैल्यू होगी, ये वैल्यू मैंने मान ली, ये जो लाइन है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है सपोज़, और ये वैल्यू आपकी है 1 बार, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम 1 बार से डिनोट करते हैं। और अब हम बात करें, सपोज किसी पॉइंट को मैंने कंसीडर किया ए, तो इस पॉइंट ए पे जो भी आपका प्रेशर होगा वो किस तरह से आप मेज़र करते हो वो इम्पोर्टेंट है। ए के लिए हम एब्सोल्यूट प्रेशर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ए के लिए हम गॉस प्रेशर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ हम डिस्कस करें, इस पॉइंट ए के प्रेशर को अगर हम इस लाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन से मेज़र करें तो ये वैल्यू आपकी होती है गॉस प्रेशर के बराबर। डिफाइन किया था हमने, द प्रेशर मेजर्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन इज़ नोन एज गॉस प्रेशर। तो ये वैल्यू इंडिकेट करता है किसको, गॉस प्रेशर को, क्योंकि यहाँ से हम इसको मेज़र करते हैं। दूसरा, इस ए पॉइंट के प्रेशर को आप इस लाइन से मेज़र करते हो जो कि आपकी जीरो लाइन है। अगर मैं इस ए पॉइंट के प्रेशर को इस लाइन से मेज़र करता हूँ तो इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, हमने डिफ़ाइन किया था, द प्रेशर मेजर्ड फ्रॉम जीरो लाइन इज़ नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। तो मतलब ये वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी, एब्सोल्यूट प्रेशर के बराबर। और तीसरी बात, अगर हम बात करें ये और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, क्योंकि ये जीरो लाइन, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, तो ये प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो अगर हम बात करें पॉइंट ए के लिए, पॉइंट ए के लिए अगर हम निष्कर्ष या कंक्लूज़न निकालें तो यहाँ से देखो, ये एब्सोल्यूट प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये गॉस प्रेशर। तो यहाँ से एक रिलेशन आया। रिलेशन क्या आता है कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर है इट इज़ इक्वल टू गॉस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। एज इट इज़ आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो गॉस प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, उसमें रिलेशन किस प्रकार से हम दे सकते हैं। तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो हमेशा गॉस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो सपोज कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपसे एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू पूछता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गॉस प्रेशर को कैलकुलेट कीजिए, उसमें आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कीजिए, तो सबसे बाद में आपको क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। एक और प्रेशर की बात होती है जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं इस बी पॉइंट की। इस बी पॉइंट के प्रेशर को अगर हम इस लाइन से मेज़र करें तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। इस बी पॉइंट को हम इस लाइन से मेज़र करें तो इसको आप बोलते हो गॉस प्रेशर, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें पता है इट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब चूँकि हमने गॉस प्रेशर के रेस्पेक्ट में कहा था कि जो गॉस प्रेशर है इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन, वो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। डिफरेंस केवल इतना है कि जो अगर उससे ऊपर है तो उसको पॉजिटिव गॉस प्रेशर बोला जाता है, और अगर नीचे है उसको हम नेगेटिव गॉस प्रेशर बोलते हैं, और नेगेटिव गॉस प्रेशर ही आपका होता है वैक्यूम प्रेशर। तो वैक्यूम प्रेशर क्या होगा, द प्रेशर विच इज़ बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम अभी यहाँ पर बात करें वैक्यूम प्रेशर की तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द pressure below the atmospheric pressure is known as vacuum pressure। और इसको और डिसाइड करें, अगर हम बात करें पॉइंट बी के लिए, तो देखिए पॉइंट बी के लिए अगर हम बात करें, ये टोटल वैल्यू जो है वो किसके बराबर थी, एब्सोल्यूट तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक था, लेकिन टोटल किसके बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किस के बराबर हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर, और ये वैल्यू है गॉस प्रेशर की। और अगर हम बात करें एब्सोल्यूट प्रेशर की तो एब्सोल्यूट प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये माइनस पी गॉस प्रेशर। इसको और इसको अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस का आपका पी गॉस प्रेशर।
यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव गेज है, लेकिन यहाँ पे कौन सा होगा, नेगेटिव गॉस प्रेशर। और अगर इसको हम इस नेगेटिव गॉस प्रेशर को हम लिख सकते हैं, जो P एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, इट इज़ P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस P वैक्यूम प्रेशर, क्योंकि प्लस साइन है, नेगेटिव गेज को हम बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। तो ये वैक्यूम के केस में ये इंपॉर्टेंट है, और आपका गॉस के केस में, पॉजिटिव गॉस के केस में आपका ये इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपका ज़्यादा पूछा जाता है। सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं कि गॉस प्रेशर इतना है तो बताओ एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, या किसी लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दिया हुआ हो और गॉस प्रेशर दिया हुआ हो तो बताओ एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा। तो इस रिलेशन से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बनते हैं। तो इन तीनों प्रेशर से हम एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न निकालें, तो इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न क्या हो सकता है। इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न को अगर हम नोट करें तो हमने गॉस प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था कि जो गॉस प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रेफरेंस मान के हुए नापा जाता है, तो वो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। मतलब जो गॉस प्रेशर है इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, लेकिन जो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जीरो लाइन से नीचे हम नहीं जाएंगे। इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड अबव द जीरो लाइन। तो कंक्लूज़न क्या कहता है, कंक्लूज़न ये कहता है देयर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव गॉस प्रेशर but there cannot be negative absolute pressure, it is always positive। तो एब्सोल्यूट जो प्रेशर होगा इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये तीनों का आपका कंक्लूज़न रहता है। तो बात हम कर रहे थे प्रेशर की। प्रेशर को अगर समझें, प्रेशर को और एक्सप्लेन अगर करें तो उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जिसको हम बोलते हैं पास्कल्स लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है। देखते हैं कि जो पास्कल्स लॉ है उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं और इसका जो वैलिडेशन है वो कहाँ कहाँ है। तो सपोज़ हम बात करें पास्कल्स लॉ की, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से पहले हम समझते हैं कि जो पास्कल्स लॉ है वो क्या है। तो पास्कल्स लॉ, सपोज़ आपके पास कोई भी इस तरह से एक स्टैटिक लिक्विड है। स्टैटिक लिक्विड का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक लिक्विड का मतलब हमेशा यह हुआ कि एक तो रेस्ट पर है ही, और इसमें जो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्टिकल्स है वो नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये कंसीडर किया एक स्टैटिक लिक्विड, और इस पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया ए। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ द इंटेंसिटी ऑफ दिस पॉइंट ए इज़ इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। मतलब जो प्रेशर की इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट ए पर वो हमेशा चारों डायरेक्शन में सेम रहेगी। मतलब अगर यहाँ पे प्रेशर की इंटेंसिटी P है तो यहाँ पे भी P रहेगी, यहाँ पे भी P, हर डायरेक्शन में आपका जो प्रेशर होगा वो सेम रहेगा। द इंटेंसिटी इज़ ऑलवेज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक डायरेक्शन में पॉइंट पे जो प्रेशर है वो अलग है और एक डायरेक्शन में प्रेशर में पॉइंट अलग है। और इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, इसको डिफ़ाइन ऐसे करते हैं, द intensity of pressure for static liquid is equal in all direction, इज़ इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ द प्रेशर इज़ अप्लाइड ऑन स्टैटिक लिक्विड इट इज़ इक्वली ट्रांसमिटेड टू द लिक्विड। अगर हम बात करें इफ़ प्रेशर इज़ अप्लाइड ऑन स्टैटिक लिक्विड it is equally transmitted in all डायरेक्शन। स्टैटिक लिक्विड के केस में अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो इट इज़
इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन, हर दिशा में जो इसका ट्रांसमिशन है वो सेम होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ है पास्कल्स लॉ, और इसी इम्पोर्टेंट लॉ होने से क्या हुआ, आपकी जितनी भी डिवाइस हैं जिसमें हम कम फोर्स लगाते ज़्यादा फोर्स को लिफ्ट कर सकते हैं, या कम एफर्ट से हम ज़्यादा वर्क अचीव कर सकते हैं, जैसे आपके हाइड्रोलिक ब्रेक्स हुए, आपके हाइड्रोलिक क्रेन हुए, आपका जो व्हीकल्स उठाने के लिए हाइड्रोलिक जैक्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे आपके इस पास्कल्स लॉ पर बेस्ड हैं। और अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स में आपका जो हाइड्रोलिक क्रेन, लिफ्ट, रैम एंड प्लंजर अरेंजमेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ है। हम ही अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे इस पास्कल्स लॉ के ऊपर, किस तरह से हम कम फोर्स अप्लाई करते हुए बहुत ज़्यादा वेट को लिफ्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी रिवॉल्यूशनरी लॉ था, जिसकी वजह से आज भी ऐसी डिवाइसेस बनी हुई हैं जिसमें कम एफर्ट से हम ज़्यादा से ज़्यादा वेट को लिफ्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम एफिशिएंसी को अचीव कर सकते हैं। तो देखेंगे हम न्यूमेरिकल, उससे भी आपको क्लियर होगा कि जो पास्कल्स लॉ है वो आपका किस किस तरह से यूज़ होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बनता है कि जो पास्कल्स लॉ है वो कहाँ वैलिड है, तो पास्कल्स लॉ हमेशा ध्यान रखना, इट इज़ ओनली वैलिड फॉर स्टैटिक लिक्विड, या देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स, रिलेटिव मोशन आपका नहीं होना चाहिए। पास्कल लॉ को और ज़्यादा समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपका, ए हाइड्रोलिक प्रेस हैज़ ए रैम ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर and a plunger of 3 centimeter diameter is used to lift a weight of 30 kilonewton. Find the force required. सबसे पहले हम एक हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करें, या उसमें रैम और प्लंजर अरेंजमेंट की बात करें, तो किस प्रकार से, सपोज इस तरह से आपका रैम और प्लंजर अरेंजमेंट होता है। सपोज ये आपका रैम और ये आपका प्लंजर, यहाँ आप फोर्स अप्लाई करते हो जहाँ पे, उसे हम बोलते हैं प्लंजर, इसको आप बोलोगे प्लंजर, यहाँ हम अप्लाई करते हैं फोर्स, और इसके बीच में आपका लिक्विड फील्ड होता है, और जनरली ये जो लिक्विड है वो आपका इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होगा। जितना ज़्यादा आपका इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होगा, ये आपका होता है रैम, इसको हम बोलते हैं रैम, और ये आपका होता है प्लंजर। क्योंकि डायमीटर आपको दिए हुए हैं तो ये शेप जो होगी वो सर्कुलर शेप होगी। इसका डायमीटर आपको सपोज़ दिया हुआ है D 20 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कोई भी वेट हो सकता है, सपोज़ कोई भी व्हीकल है और इसका वेट दिया हुआ है 30 किलो न्यूटन। इस तरह का आपका क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस या इस तरह की जो भी एप्लीकेशंस है उसमें हम डिस्कस करते हैं आपका जो पास्कल्स लॉ है वो कैसे इम्पोर्टेंट है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ से अभी आपको क्लियर होगा। तो अभी हमने बात की थी पास्कल्स लॉ की, द इफ़, देखो जैसे हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, एरिया और यहाँ पे प्रेशर, ये प्रेशर क्या होगा, इट इज़ इक्वली ट्रांसमिटेड टू दिस पोर्शन, यानी यहाँ पे जो प्रेशर होगा और यहाँ पे जो प्रेशर होगा उन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, और ये जो फ्लूइड है वो आपका इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। जनरली अगर आपने यहाँ पे कंप्रेसिबल फ्लूइड लिक्विड को यूज़ किया तो अब जो फोर्स एक्सर्ट करोगे उसका कुछ अमाउंट आपको कंप्रेस करने में लगेगा, तो कोशिश यही की जाती है कि जो कंप्रेसिबिलिटी है इसकी जीरो होनी चाहिए, मतलब इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो इस तरह के लिक्विड्स को हम यूज़ करते हैं। तो बात करें पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग इस सिस्टम में बात करें, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, तो यहाँ पे हमने स्मॉल एरिया माना A, यहाँ पे कैपिटल एरिया हमने माना A, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा इट इज़ F अपॉन में एरिया इज़ इक्वल टू, यहाँ जो प्रेशर होगा इस वेट को थोड़ी देर हम मानते हैं W, तो इट इज़ W अपॉन A। तो बस यहीं से ही आपका फोर्स कैलकुलेट होता है, क्योंकि जो प्रेशर की इंटेंसिटी है इट इज़ इक्वली ट्रांसमिटेड इन स्टैटिक लिक्विड। जहाँ से बात करें फोर्स कैलकुलेट करना है, एरिया 3 सेंटीमीटर डाया है तो 5/4, डायमीटर 3, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू W 30 किलो न्यूटन 10⁻³ न्यूटन। एरिया की बात करें तो 5/4 20 का स्क्वायर, तो एक ही अननोन है। तो इसका कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हो सकता है आपको फोर्स दिया हुआ होता और आपसे कितना वेट हम लिफ्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात की जा सकती है। 4 अननोन है, 1 2 3 4, कोई से भी 3 आपको देगा और चौथे की बात करता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें इस फोर्स की, तो यहाँ जब आप फोर्स कैलकुलेट करते हो तो कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू आती है 675 न्यूटन।
तो इस वैल्यू से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पास्कल्स लॉ है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। केवल 675 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने से आप कितना वेट लिफ्ट कर सकते हो, 30,000 न्यूटन। इट इज़ ओनली ड्यू टू पास्कल्स लॉ। इसकी एप्लीकेशन इतनी इम्पोर्टेंट है कि कई सारी जो हाइड्रोलिक जैक्स हैं, रैम, हाइड्रोलिक प्रेस है, वो इस कंसेप्ट पर काम करती है। पास्कल्स लॉ के साथ साथ हमने ये देखा था कि जो प्रेशर की इंटेंसिटी, नेक्स्ट हम ये देखना चाहते हैं कि जो प्रेशर का वेरिएशन है, क्योंकि हमने प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ी है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो प्रेशर का वेरिएशन है वो किस प्रकार से होता है। तो प्रेशर का वेरिएशन हम अगर देखें, सपोज़ हम किसी भी स्टैटिक लिक्विड की बात करें, या पर कोई भी स्टैटिक लिक्विड है, इसमें अगर हम बात करें पॉइंट्स की, तो जैसे जैसे आपकी डेप्थ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर भी आपका इंक्रीज़ होता जाएगा, ये आप सबको पता है। लेकिन किस प्रकार से होगा, किस वैल्यू से होगा, या वो किस पे डिपेंड करेगा, उसको समझने की ज़रूरत है। और उसी के लिए हम एक और लॉ को यूज़ करते हैं जिसको आप बोलते हो हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो हम बात करेंगे अभी हाइड्रोस्टैटिक लॉ के बारे में। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें। डेफिनेशन क्या कहती है हाइड्रोस्टैटिक लॉ की? द चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू द डेप्थ इज ऑलवेज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट लिक्विड। मतलब प्रेशर में जो चेंजेस होगा डेप्थ के साथ, वो हमेशा किसके बराबर होगा? स्पेसिफिक वेट के बराबर होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट लिक्विड। तो फॉर्मूला देखें, चेंज करने के बाद dP चेंज इन प्रेशर, dH डेप्थ में कितना चेंज हुआ, और हमेशा किसके बराबर होगा? W स्पेसिफिक वेट। पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी पहले लेक्चर में, स्पेसिफिक वेट इट इज़ वेट टू द वॉल्यूम, और W का फॉर्मूला भी हमने डिफाइन किया था, इट इज़ रो इनटू G। तो ये आपका है हाइड्रोस्टैटिक लॉ, यही आपका है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। कई बार ऑब्जेक्टिव में सीधा पूछा जाता है कि जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा हाइड्रोस्टैटिक लॉ, तो हमेशा ध्यान रखना dP/dH इज इक्वल टू W। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? हालांकि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि डेरिवेशन कैसे करते हैं। फटाफट हम समझते हैं कि जो फॉर्मूला है वो कैसा है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक फ्लूइड एलिमेंट को कंसीडर किया। इस तरह से हमने क्या किया, एक फ्लूइड एलिमेंट को कंसीडर किया। काफ़ी स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम dA मानते हैं और इसका जो हाइट है वो dH मानते हैं। अब बात करते हैं कि इस पे प्रेशर के कारण जो फोर्स होंगे उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो सबसे पहले हमने माना इस ऊपर फेस पर एक प्रेशर P होगा और इस नीचे वाली फेस पे जो प्रेशर होगा वो इससे अलग होगा। कितना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, हमें नहीं पता। तो हमने क्या माना, P + dP। तो यहाँ प्रेशर P, यहाँ प्रेशर P + dP होगा। इस प्रेशर की वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो चारों तरफ होगी, लेकिन जो प्रेशर के कारण जो फोर्स होगा वो हमेशा इस सरफेस पे लगेगा, क्योंकि जो प्रेशर को जहाँ पे भी सरफेस एरिया मिल जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फोर्स में। तो प्रेशर के कारण एक फोर्स डेवलप्ड होगा और उसकी डायरेक्शन हमेशा इस सरफेस पे नीचे की तरफ होगी, और वो वैल्यू होगी P × dA। इसी प्रकार से हम इस सरफेस की बात करें तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा P + dP, इसकी इंटेंसिटी चारों तरफ होगी अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, लेकिन सरफेस इसको यहाँ मिलती है तो ये फोर्स एग्जर्ट इस डायरेक्शन में करेगा और इसकी वैल्यू होगी P + dP × dA। तो दो तो प्रेशर की वजह से फोर्स होंगे जो कि P + dP × dA, और बाकी चारों तरफ फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं। एक और फोर्स काम करता है जो कि होगा वेट ऑफ दैट फ्लूइड एलिमेंट। इस फ्लूइड एलिमेंट का जितना वेट होगा वो भी होगा, और वो हमेशा कहाँ काम करेगा? W। तो कुल मिला के इस फ्लूइड एलिमेंट पे 3 फोर्स काम करेंगे, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर हम फोर्स को बराबर करें या इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहला फोर्स PdA नीचे की तरफ, दूसरा आपका W नीचे की तरफ, किसके बराबर हो जाएंगे? ऊपर वाले फोर्स जो P + dP × dA। तो P + dP × dA, तो P × dA। W वेट की बात करें, वेट मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आपको हमेशा फॉर्मूला याद करना है वेट का, ρ × G × वॉल्यूम। वेट m × G है, m बराबर ρ × V लेते हो और ρ V G, तो W की जगह ρ × G। अब इसका वॉल्यूम आप क्या कंसीडर करोगे? dA × में dH, तो dA × dH, P + dP × dA। तो dA तीनों तरफ से कैंसिल हुआ, P बचा, यहाँ पे भी P बचा, तो P भी कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपके पास जो वैल्यू आएगी इट इज़ dP/dH इज इक्वल टू ρg, विच इज़ इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट लिक्विड। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए बताया गया है कि जो प्रेशर के सिग्निफिकेंस है उससे आप प्रेशर को और अच्छे से समझ सकते हो कि जो प्रेशर की वजह से फोर्स डेवलप्ड होते हैं वो कैसे होते हैं। क्योंकि प्रेशर की इंटेंसिटी चारों तरफ होती है, लेकिन जहाँ पे भी उसको सरफेस मिलेगी वो हमेशा उस फोर्स में कन्वर्ट कर देता है। अभी हमने डिस्कस किया था हाइड्रोस्टैटिक लॉ के बारे में जो कि आपको वेरिएशन बताता है, लेकिन अब हम अगर एक्चुअल प्रेशर की बात करें किसी भी पॉइंट पे, जो एग्जैक्ट प्रेशर है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या उसका क्या फॉर्मूला हो सकता है उसके बारे में। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रेशर
एनी डेप्थ h। तो स्टैटिक लिक्विड की बात होती है, तो सपोज स्टैटिक लिक्विड में हमने किसी भी डेप्थ पे अगर हमें प्रेशर को कैलकुलेट करना है, तो हमने एक लिक्विड माना जिसकी डेंसिटी रो है, मैंने ये एक पॉइंट ए माना, इस ए पॉइंट पे और इस फ्री सरफेस, ये आपकी फ्री सरफेस है, यहाँ से डिस्टेंस हमने मानी h। इस ए पॉइंट पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो हम कैसे एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक लॉ में हमने देखा था कि जो हाइड्रोस्टैटिक लॉ था dP/dH इज इक्वल टू रो इंटू जी, जो कि किसके बराबर, W के बराबर। यहाँ से हम बात करें dP बराबर रो इंटू जी और इंटू में DH के बराबर। मुझे प्रेशर चाहिए, यहाँ चेंज इन प्रेशर है, यहाँ पे चेंज इन डेप्थ है, तो दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो बाई इंटीग्रेशन अगर हमने किया इंटीग्रेशन बाई इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ dP इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू जी इंटू में DH। तो इंटीग्रेशन ऑफ dP हमेशा P के बराबर होगा। रो इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, इस स्टैटिक लिक्विड में डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, G की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो इट कैन इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो रो इंटू जी को बाहर निकाला और DH की जगह हमने रखा H, लेकिन साथ में एक और कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसकी में कोई भी लिमिट अगर होती तो वहाँ कांस्टेंट नहीं आता, लेकिन यहाँ लिमिट हमने नहीं लगाई, तो यहाँ पे एक और कांस्टेंट आएगा विच इज़ इक्वल टू C। तो बात करें कि इस C को कैसे निकाला जाए, हालांकि P बराबर ही है, लेकिन C को कैसे निकाला जाए, तो कहीं पे भी जब आपके पास कांस्टेंट होता है तो हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन क्या है, हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। देखो, जैसे ही ये h की वैल्यू आप कम करते हुए 0 पे पहुँच जाए, अगर h बराबर 0 कर दें तो आप इस फ्री सरफेस पे पहुँच जाओगे, और जैसे ही इस फ्री सरफेस पे पहुंच जाओगे तो यहाँ का जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब h बराबर 0 होते ही यहाँ अगर हम बात करें एट h इक्वल टू 0, जो प्रेशर है P वो किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। बस ये हम लिमिट कंडीशंस रखते हैं इसमें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इधर देखें, तो P की जगह हमने रखा P एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू H की जगह 0 और प्लस C। तो ये जो C है वो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ। इस C की वैल्यू हम वापस इक्वेशन में रखते हैं, तो P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू H और C की जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे हम बात करें इस P, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो प्रेशर है उसको आप एब्सोल्यूट प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, गॉस प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में तो पढ़ा ही था। तो अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम 0 माने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम 0 कंसीडर करें, मतलब हमने उसको एक तरह से रेफरेंस माना, तो जो प्रेशर हमारा कैलकुलेट होकर आएगा वो प्रेशर आपका होता है गॉस प्रेशर। यहाँ दूसरी तरफ हम ये माने, ये अगर आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दोगे तो कौन सा प्रेशर होगा, गॉस प्रेशर। दोनों तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं, बट सिंपलेस्ट तरीका है, इफ़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने ट्रीट किया 0, तो ये जो P है वो कौन सा प्रेशर हो जाएगा, गॉस प्रेशर। P आपका हो जाएगा गॉस प्रेशर। और फाइनली ये P एटमॉस्फेरिक 0 करते ही ये जो प्रेशर की वैल्यू आई, इट इज़ रो इंटू जी इंटू H। P की वैल्यू जो आएगी रो इंटू जी इंटू H। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर है या किसी भी डेप्थ पे जो प्रेशर है, इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग दिस फॉर्मूला रो इंटू जी इंटू H। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो प्रेशर है वो हमेशा कौन सा प्रेशर होगा, गॉस प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने यहाँ पे क्या ट्रीट किया, 0 करते ही आपकी रेफरेंस लाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गई, तो जो प्रेशर मेजरमेंट होकर आएगा वो आपका गॉस प्रेशर आएगा। तो P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू H। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे जितने भी हम क्वेश्चंस देखेंगे, जितने भी और नए नए चैप्टर्स आएंगे, उसमें P इक्वल टू रो जी H का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, P इक्वल टू रो जी आपका W इंटू H। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जो गॉस प्रेशर होगा किसी भी डेप्थ H पर, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो हाल फिलहाल बात हुई, इसके बारे में हम और अभी डिस्कस करेंगे। जो P इक्वल टू रो जी H है, एक तरह से आपको एक और यूनिट की बात करता है। अभी तक हमने प्रेशर की यूनिट पढ़ी थी, या तो बार देखा था हमने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखा था। एक और यूनिट की बात होती है जो कि यहाँ से डिफाइन होती है। कैसे डिफाइन होती है वो हम डिस्कस करते हैं।
तो किसी भी डेप्थ पे प्रेशर हमने देखा था P इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, ये हमने कैलकुलेट किया था P इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। यहाँ से प्रेशर की एक और यूनिट डिफाइन होती है, वो यूनिट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से अगर H की बात करें इट इज़ P अपॉन रो जी, इसी को बोला जाता है प्रेशर हेड। तो कई बार प्रेशर की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ लिक्विड हाइट में भी डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ रो और जी जो कि कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, किसी भी लिक्विड के लिए रो और जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो समटाइम्स प्रेशर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लिक्विड हाइट बिकॉज रो एंड जी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। कभी भी प्रेशर को लिक्विड हाइट में भी हम डिनोट कर सकते हैं क्योंकि रो और जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। एग्जांपल्स की बात करें, सपोज कई बार होता है कि जो वाटर है, वाटर की जो 10.3 मीटर हाइट के बराबर जो प्रेशर है वो कैसे कैलकुलेट करें, या मरकरी की 760 mm हाइट के बराबर जो प्रेशर है वो कैसे कैलकुलेट करें। तो 10.3 मीटर के बराबर P इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेशर रो वाटर की डेंसिटी 1000, जी 9.81, 10.3, जो इसको सॉल्व करते हैं तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा प्रेशर, और ये लगभग आपका बराबर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 10.3 मीटर आप बोलो वाटर हाइट या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलो, बात बराबर है लेकिन यूनिट अलग अलग है, वैल्यूज़ आपकी सेम होंगी। तो कई बार प्रेशर को लिक्विड हाइट में भी हम डिनोट कर सकते हैं। ऐसे ही मरकरी की बात करते हैं, मरकरी की 760 mm हाइट के बराबर जो प्रेशर होगा वो हमने यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं P इक्वल टू रो जी से, तो वो भी आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो प्रेशर है उसको लिक्विड हाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आगे हम ये भी देखेंगे कि एक लिक्विड हाइट को दूसरी लिक्विड हाइट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ हो सकता है। जैसे हम करें कि जो 10.3 मीटर हाइट के बराबर जो प्रेशर है वो मरकरी की कितनी हाइट के बराबर होगा, तो यहाँ से तो आपको दिख ही रहा है 760 mm के बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन डायरेक्ट हम कैसे कन्वर्ट करें वो इम्पोर्टेंट है, तो वो हम देखते हैं। प्रेशर को हाइट के टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो हमने देखा, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जो एक फ्लूइड है उसको हम दूसरे फ्लूइड की हाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कई ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि सपोज इतनी हाइट ऑयल की वजह से जो प्रेशर है वो वाटर की कितनी हाइट के बराबर होगा, या इतनी वाटर हाइट का जो प्रेशर है वो मरकरी की कितनी हाइट के बराबर होगा। तो उसको एक फॉर्मूले में हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सपोज़ हमने कंसीडर किए दो स्टैटिक लिक्विड, सपोज़ हमने एक स्टैटिक लिक्विड ये कंसीडर किया और हमने एक स्टैटिक लिक्विड ये कंसीडर किया, और सपोज़ ये आपका सेकंड लिक्विड है, ये आपका फर्स्ट लिक्विड है। और यहाँ अगर हम बात करें पॉइंट ए की और यहाँ पे कोई भी पॉइंट है बी, अब ये कहता है कि इस ए पॉइंट पे और इस बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो बराबर है, तो इन दोनों की हाइट में क्या रिलेशन होगा, मतलब इतनी हाइट के बराबर का प्रेशर उसकी कितनी हाइट के बराबर होगा, प्रेशर बराबर है। तो सपोज़ यहाँ पर हमने मान लिया हाइट H1, यहाँ हाइट मैंने मान ली H2, तो प्रेशर एट ए और बी बराबर हैं, तो प्रेशर ए पे और जो प्रेशर बी पे है वो बराबर है। किसी भी डेप्थ पे जो प्रेशर है वो हमने अभी भी कैलकुलेट किया, इट इज़ रो इंटू जी इंटू एच। तो यहाँ ए की बात करें तो रो 1 इंटू जी इंटू H1, और यहाँ अगर हम बात करें रो 2 इंटू जी इंटू H2। तो ये फॉर्मूला तो है ही रो 1 रो 2 से, एक इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी की टर्म्स में भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें जी से जी कैंसिल करने के बाद रो 1 H1 इज इक्वल टू रो 2 H2, रो 1 H1 इज इक्वल टू रो 2 H2, क्योंकि कई बार डायरेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी में ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर देखो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम कैसे लेके आए, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने डिस्कस किया था, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर हम दोनों तरफ डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करें, डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करें, तो यही आपकी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी वन लिक्विड की, और यही आपकी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी दूसरे लिक्विड की। तो ये हो जाएगा S1 H1 इज इक्वल टू S2 H2। किसी भी कन्वर्जन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है S1 H1 इज इक्वल टू S2 H2। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे एग्जांपल्स में हम दिखा सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि जो वाटर की 710.3 मीटर हाइट के बराबर जो प्रेशर है वो मरकरी की कितनी हाइट के बराबर होगा, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सपोज पहला हमने वाटर माना और दूसरा हमने मरकरी माना, तो यहाँ हम कैलकुलेट करें वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होगी, H1 10.3 मीटर वाटर हाइट के बराबर जो प्रेशर हो, मरकरी कितनी हाइट के बराबर होगा, तो S2 मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 और मुझे H2 कैलकुलेट करना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे H2 को, ये वैल्यू आपको मिलेगी 760 mm के बराबर। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं। कभी भी दो लिक्विड में कंपैरिजन करवाए और लिक्विड हाइट की बात करें तो ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखना, S1 H1 इज इक्वल टू S2 H2।
प्रेशर की बात कर रहे थे तो यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने 2-3 प्रकार की यूनिट्स देखी हैं और यूनिट को और समझने के लिए हम एक छोटे से एग्जांपल्स की बात करते हैं। एक एग्जांपल है, प्रेशर हैव बीन ऑब्जर्व्ड एट 4 डिफरेंट पॉइंट इन डिफरेंट यूनिट्स एज फॉलो। 4 प्रेशर की बात की है। एक प्रेशर की वैल्यूज़ है 150 किलो पास्कल, बी कोई प्रेशर है उसकी वैल्यू है 1800 मिली बार, सी आपका प्रेशर है 20 मीटर ऑफ वाटर और डी आपका प्रेशर है 1240 mm ऑफ मरकरी। किसी पॉइंट पे जो 4 प्रेशर अलग अलग पॉइंट पे ये डिफाइन हुए हैं, लेकिन जो यूनिट्स हैं अलग अलग हैं। अब इनसे पूछा गया है कि इनका जो ऑर्डर है, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू से लेके सबसे कम वैल्यूज़ कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी वैल्यूज़ को कैसे, तो सबसे पहले तो ये 4 वैल्यूज़ में सबसे पहले तो आपको एक सिंगल जो यूनिट सेम यूनिट में हमें लेकर आना होगा। जो जनरली हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बात ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ अगर हम देखें तो ये 150 किलो की जगह 10⁻³ पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम बात करें तो 15 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस प्रेशर की यूनिट की बात करें 1800 मिली बार। 1800 मिली का मतलब आपको पता है 10⁻³ 10⁻³ और बार 1 × 10⁵ बार आपकी एटमॉस्फेरिक यूनिट है। तो जनरली हम इसकी वैल्यू लेते हैं 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर इसको हम देखें तो ये 10⁻² और ये 2, तो 18 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तीसरा अगर हम बात करें 20 मीटर ऑफ वाटर की, तो वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में डिफाइन करना होता है। अब ये भी हमने डिस्कस किया, किसी भी हाइट को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यूजिंग फॉर्मूला P = ρ × G × H। तो यहाँ अगर हम बात करें P = ρ × G × H से, तो बराबर ρ 1000, G लगभग हम 10 लेते हैं अभी, और H की वैल्यू 20। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 20 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1240 mm ऑफ मरकरी की हाइट में भी हम इसी प्रकार से फॉर्मूला लगाएंगे, P = ρ × G × H। लेकिन यहाँ डेंसिटी चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 13600 × G की वैल्यू ऑलमोस्ट 10, और हाइट आपकी है 1240 mm, लेकिन इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो इसको भी जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू भी आपकी लगभग आती है 16 आप करके देखना 16 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एक जनरली एग्जांपल्स लिया है कि ताकि आपको क्लियर हो कभी भी किसी भी टर्म्स में यूनिट को हम कैसे चेंज करते हैं। तो इनमें अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है वो C, उसके बाद जो प्रेशर है वो आपका है B, उसके बाद जो प्रेशर है वो आपका है D, और सबसे जो कम प्रेशर है वो आपका है A। यहाँ से आपको देखने से नहीं पता पड़ सकता जब तक कि आप इन चारों को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कीजिएगा।